महाराजा रणजीत सिंह अमृतसर की संधि करने के साथ ये ऐसी कंपनी के चंगुल में फंस गए थे जिसकी इतनी बड़ी सेना हो, आधुनिक हथियारों से लैस हो, लाहौर में तोपखाने का निर्माण किया हो। वह राजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ कभी बगावत नहीं किया। इतनी बड़ी सेना धरी की धरी रह गई और पंजाब राज्य की सेना जिसको हम लोग किसी के लिए वरदान कहते हैं, विच बूंस बिकेम कर्स, वो वरदान क्या हो गया, अभिशाप में बदल गया। सेना युद्ध में इन्वॉल्व ही नहीं हुई और एक महान पंजाब प्रांत ब्रिटिश हुकूमत की महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गया। यहीं से कोहिनूर हीरा तख्ते ताउस कहाँ चला गया, ब्रिटेन। किसके अधीन आ गया था, महाराजा रणजीत सिंह। कोहिनूर हीरा किससे लेता है, शाह सूजा से। क्लियर, ये बातें आप समझिएगा। अब हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, मराठा स्वराज, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। एक तो है मराठा स्वराज, दूसरा है पेशवा आधिपत्य, पेशवा डोमिनेंसी, पेशवा डोमिनेंसी, मराठा स्वराज, पेशवा आधिपत्य, मराठा स्वराज्य। और एक तीसरा देख लेते हैं कि मराठों का पतन। मराठा स्वराज, पेशवा आधिपत्य और मराठों का डिक्लाइन ऑफ मराठास। मराठास, डिक्लाइन ऑफ मराठास। क्लियर, इस तरह से हम लोग मराठा साम्राज्य का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मराठा साम्राज्य के बारे में एक बात कही जाती है कि भारत 3 भागों में बटा हुआ था। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, उत्तर भारत का बेसिक मतलब क्या है, नॉर्दर्न इंडिया में जो भी शासन करेगा उसे मसालों की आवश्यकता होगी ही, और जब मसालों की आवश्यकता होगी तो उसे दक्षिण जाना ही पड़ेगा। और जब उसे दक्षिण जाना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि डेक्कन स्टेट्स के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं, इस पर उसका व्यापार और वाणिज्य तय होगा। डेक्कन स्टेट में कौन रह रहा है, मराठे। और जब मराठा रह रहा है तो डेक्कन स्टेट की ज्योग्राफी क्या कहती है कि ये पहाड़ी एरिया है, इसका ड्रेन क्या है, बहुत टफ जलवायु है। और जब टफ जलवायु है तो टफ जलवायु के लोग क्या करेंगे, जीवन के प्रति संघर्ष इनमें ज्यादा होता है। और जब जीवन में संघर्ष होता है तो हमें 2 प्रकार की स्थितियों को जानने की आवश्यकता है। इसे मिटा देते हैं, इसको आप ऐसे ही बांट करके रख लीजिएगा, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। कारण मसाले, मसालों के लिए उत्तर से दक्षिण जाना जरूरी। और जब उत्तर से दक्षिण जाना जरूरी तो मराठों, दक्कन का एक पार्ट है मराठा, और मराठाओं का क्या संबंध है, कैसे वो जो है सैनिक सेवा के रूप में कैसे उभरते हैं, तो 2 रूप, एक तो मुगल और दूसरे हैं निजाम। निजाम कहाँ है, दक्कन में। तो निजाम के अधीन बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, आदिल शाही इन्होंने स्थापित किया, और यहीं पे है मराठा। अब निजाम में ये जो अहमदनगर में आदिल शाही, बीजापुर में आदिल शाही की स्थापना की गई है, बीजापुर में जो आदिल शाही की स्थापना किया गया है मोहम्मद शाह आदिल ने, उसने मराठाओं को सबसे पहले अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। और जहांगीर ने यह बात जो है सबसे पहले रिकॉग्नाइज की, मुगलों में जहांगीर पहला व्यक्ति था जिसने ये स्वीकार किया कि मराठे बेहतरीन सैनिक हैं, और उसने मराठों को मुगल सेना में भर्ती करना शुरू किया। उधर निजाम भर्ती करना शुरू कर रहा है, इधर मुगल भर्ती करना शुरू कर रहा है। और जब मुगल और निजाम दोनों मराठों को अपनी सेना में रख रहे हैं तो क्या होगा, याद रखिएगा, मराठे और निजाम दोनों, मुगल और निजाम दोनों मराठों की सेवा ले रहे हैं,
और मर कौन रहा है? मराठे। और जब मराठे मर रहे हैं तो यह बात समझ में किसके आ गई? छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की बात, यह बात समझ में आ गई कि मराठे जो है आपस में ही लड़ करके मर रहे हैं, जबकि वास्तविक सत्ता किसके किसके बीच में है? निजाम और मुगलों के बीच में। निजाम और मुगलों के बीच में जो सत्ता का प्रसार चल रहा है उसमें बलिदान किसका लिया जा रहा है? मराठों का। अब इसका आप वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझाते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे मराठों ने क्या किया है? छत्रपति शिवाजी के रूप में एक महानायक को प्राप्त किया है। तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी, और ये हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे? मराठा स्वराज। मराठा स्वराज, और मराठा स्वराज में छत्रपति शिवाजी का बड़ा रोल है। इनका जन्म शाहजी भोसले के घर में, शाहजी भोसले, और इनकी माता का नाम जीजाबाई, जिनका इनके जीवन पर सबसे ज्यादा, मराठा स्वराज पर इनका सबसे ज्यादा प्रभाव था। शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम है। इनका जन्म 1627 में पूना के शिवनेरी दुर्ग में होता है। शिवनेरी दुर्ग में होता है। और जब इनका जन्म शिवनेरी दुर्ग में होता है तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इनके गुरुजी का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी के गुरु रामदास। रामदास किसके संरक्षण में? एक कोंडदेव जी, कोंडदेव जी, कोंडदेव जी के संरक्षण में इनका बचपन बीतता है। और अपने गुरु जी के ही वस्त्रों को, गुरु जी के वस्त्रों को ही अपना भगवा ध्वज बनाते हैं। ये सब चीजें आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं कि इनके भगवे ध्वज को कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो अपने गुरु रामदास। और जो इनका ड्रेन है बहुत कठिन है, इनकी जलवायु बहुत कठिन है, इनकी जातियां बहुत संघर्षशील हैं। इन्होंने मुगलों को सेवाएं दी, आदिल शाह को अपनी सेवाएं दी। इनको सैन्य प्रशिक्षण का जबरदस्त अनुभव था, ये आगे बढ़ करके लड़ना जानते थे। तो छत्रपति शिवाजी के बारे में ये बातें जान लें। तो यहीं पर हम लोग एक पिक्चर ड्रा करते हैं और उस पिक्चर में ड्रा करके बताएंगे कि कैसे हम छत्रपति शिवाजी के कार्यकाल से गुजरते हुए सीधे जाकर के पेशवा डोमिनेंसी में प्रवेश करते हैं और फिर मुगलों का पतन अर्थात मराठा कन्फेडरेशंस या मराठा कन्फेडरेसी, क्या कहते हैं, संघ तंत्र के अधीन कैसे प्रवेश करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बस एक बात जान लें कि इनकी लगभग 3 पत्नियों के बारे में जानना है आपको। शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो रही है। छत्रपति शिवाजी, इनकी 3 पत्नियां थी, उनके नाम आप नोट कर लीजिए। साई निम्बालकर, इन्हीं के पुत्र हैं संभाजी, पुतलीबाई, ये इनके साथ सती हो गई हैं, सी अडॉप्टेड सती सिस्टम। शोहराबाई, इन्हीं का पुत्र है राजा राम। शोहराबाई का पुत्र है राजा राम। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विक्ट्री है, एक तो हम ये डायनेस्टी आपको समझाना चाहते थे। संभाजी शासन करेंगे 1680 से 1689 तक, राजा राम शासन करेंगे 1689 से 1700 तक, और फिर इन्हीं राजा राम की विधवा पत्नी है ताराबाई, ये अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के लिए संघर्ष करेंगी, शिवाजी सेकंड अपने बेटे के लिए संघर्ष करेंगी। याद रखिएगा इन लोगों की राजधानी है सतारा वाज द पावर सेंटर, सतारा इनकी राजधानी है। लेकिन ताराबाई एक दूसरा कोर्ट बना देंगी, कोल्हापुर पावर सेंटर, कोल्हापुर, ठीक है।
ये बातें हम तब समझेंगे जब हम समझ जाएंगे कि शिवाजी ने कैसे अपने स्वराज्य को जन्म दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शिवाजी की सारी पत्नियों से कौन इनके साथ सती हुई और इनका पावर सेंटर कहाँ था। रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक होता है। तो याद रखिएगा, शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेरी दुर्ग में पूना के, और इनका जो स्वराज का सपना था वो 1656 से स्टार्ट होता है, और 1674 में रायगढ़ में इनके राज्याभिषेक, रायगढ़ दुर्ग में इनके राज्याभिषेक कोरोनेशन से समाप्त होता है। राज्याभिषेक इनके कोरोनेशन से समाप्त होता है, और इनका 1674 में 2 बार राज्याभिषेक होता है। इनका 2 बार राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होता है क्यों होता है? क्योंकि पहला जो राज्याभिषेक हुआ था वो बनारस के पंडित थे गंगा भट्ट के नेतृत्व में हुआ था, और चूंकि इनके राज्याभिषेक के कुछ ही दिनों के अंदर इनकी माता जीजाबाई की मृत्यु हो गई, जीजाबाई की डेथ हो गई। तो इसके लिए इन्होंने तांत्रिक विधि से अपना दूसरा राज्याभिषेक 1674 में ही निश्चलपुरी के नेतृत्व में कराते हैं। निश्चलपुरी के नेतृत्व में कराते हैं। तो शिवाजी की जो जर्नी है एक योद्धा के रूप में 1656 से लेकर के 1674 में राजा बनने तक की कहानी है। इसके बीच में कई सारे फैक्ट आपको मिलेंगे। राजा जय सिंह के साथ इनकी पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, और एक बीजापुर के बादशाह ने एक अब्दुल्ला भटारी को इन्हें सजा देने के लिए भेजा था कि द रूलर ऑफ बीजापुर सेंड अब्दुल्ला भटारी टू पनिश शिवाजी। शिवाजी लूटपाट बहुत करते थे। गुरिल्ला युद्ध पद्धति को भारत में जन्म देने वाले कौन है? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। अब्दुल्ला भटारी जिसकी टाइटल है अफजल खान कहता है कि मैं घोड़े से उतरे बगैर ही इनकी हत्या कर दूंगा। अब्दुल्ला भटारी को हाथों में ये बाघ के पंजे लिए हुए थे, बाघ का नख लिए हुए थे। जब इनको गले लगाने के बहाने उतरता है तो उसी पंजे से वो उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, ये घटना कब की है? 1659। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और इन्होंने 2 बार सूरत को लूटा था, 1664 और 1670। और 1674 में पुरंदर की संधि कब हुई है? 1665। और यहाँ से भाग पाने में समर्थ हैं। कहाँ कैद हुए थे? यहीं आगरा में। तो ये सारे फैक्ट हैं, थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी पे जाकर के रुक करना पड़ेगा, लेकिन मैं जिक्र कर दे रहा हूँ कि शिवाजी के बारे में ये सारी बातें गुजरेंगी। और शिवाजी का जो राज्य प्रशासन चल रहा था वो 8 मंत्रियों के सलाह से चल रहा था, इसलिए उसे अष्टदिग्गज भी कहा जाता है, अष्टदिग्गज। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री था उसी का नाम था पेशवा। पेशवा की तुलना वर्तमान प्रधानमंत्री से की जा सकती है। यहां तक मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूं? अगर हम समझा पा रहे हैं तो ये हिस्ट्री की गांठें खोलने वाले साबित होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1656 से लेकर के 1674 तक एक व्यक्ति अपने स्वराज के लिए लड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ये बात जान गया था कि मराठे एक सैनिक के रूप में कभी मुगलों की तरफ से और कभी बीजापुर के निजाम की तरफ से अपनी जान दे रहे हैं। इसलिए इनके बीच में एक सपने को जन्म देना चाहिए कि क्यों ना अपना ही शासन हो। ठीक है, और इसी सपने के लिए उन्होंने मराठा स्वराज, मराठी भाषा, मराठी अस्मिता की बात की, मराठी मानुष की बात की। ठीक है, तो इस तरह से शिवाजी को भगवान माना गया। एक ऐसा व्यक्ति जो कमजोरी में अपना जीवन जी रहा हो, अभाव में अपना जीवन जी रहा हो, और उसे राज्य का सपना दिखाया जाए, उसके जीवन के स्तर में सुधार किया जाए, उसकी स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाए, उसके मान सम्मान को बढ़ावा दिया जाए, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति सदैव भगवान का दर्जा प्राप्त करता है, जैसे वर्तमान में अंबेडकर साहब को प्राप्त है। दलितों के भगवान कहे जाने लगे, जय भीम के रूप में आज उनके बारे में संबोधन चलते हैं। तो अंबेडकर साहब ने जिस प्रकार क्या कहा? शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ने लगेगा। दो हू विल कंसीव स्टार्ट रोरिंग। ये जो बात उन्होंने कही वो चेतना डाली उस समुदाय में, उस समाज में। किसी की हिम्मत है जो दलितों को एक शब्द कहे और वो समाज में कायदे से जीवन जी ले?
ये शिक्षा ने ही किया है, ड्रीम ने किए हैं। और जब ड्रीम ने किया है तो ये ड्रीम डालने वाला व्यक्ति कौन था? हिंद स्वराज, सॉरी, मराठा स्वराज की संकल्पना देने वाला व्यक्ति कौन था? उसका नाम था छत्रपति शिवाजी। और उनकी जर्नी कहां से कहां तक है? 1627 से तो होती ही है, उनका जन्म है, लेकिन जो उनकी एक सैनिक योद्धा के रूप में, विजयों के रूप में स्टार्ट होती है, वो 1656 से लेकर के 1674 तक। 1680 में इनकी डेथ हो जाती है। ही डाइड इन 1680। शासन किसका है? औरंगजेब। अब 1680 में जब इनकी डेथ होती है तो ये पहले शाइस्ता खां को भेजता है पूना के महल पर कब्जा करने के लिए। वो करता है, बाद में उसको बुरी तरह से मार के भगा देता है, फिर उसे बंगाल का गवर्नर औरंगजेब बनाता है। ये सारी घटनाएं हैं, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो शिवाजी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पहाड़ी चूहा कहता है। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब इन्हें पहाड़ी चूहा कहता है। तो इस तरह से एक ऐसा व्यक्ति है जो औरंगजेब की नाक में दम कर देता है, और बाद में 1680 में औरंगजेब मराठों का दमन करने के लिए दक्षिण की तरफ मूव करता है, फिर कभी लौट करके वो उत्तर की तरफ नहीं आ पाता। ये उसके जीवन में नासूर की तरह साबित होता है, और मराठे उसके पतन के रूप में सामने आते हैं। कहते हैं वो बीजापुर गोलकुंडा भी जीतना चाहता था, निजाम शाही को भी नियंत्रण में करना चाहता था, मराठों का भी दमन करना चाहता था, जो उसके लिए क्या हो गया? सरदर्द हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे औरंगजेब का एक लड़का है, सॉरी, हम लोग देख रहे हैं शिवाजी की मृत्यु हो गई है 1680 में। और जब 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई है तो संभाजी संभाजी 1680 से 1689 तक मराठा गद्दी पर बैठते हैं। संभाजी जब गद्दी पर बैठते हैं तो ऐसे में औरंगजेब का पुत्र है जिसका नाम है अकबर सेकंड, ये विद्रोह कर देता है, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है। और इसको संरक्षण कौन दे देता है? संभाजी। और औरंगजेब इसी कारण मराठा की तरफ मूव करता है कि अब इन लोगों को पनिशमेंट देने की जिम्मेदारी हमारी है। और संगमेश्वर के स्थान पर, एट द प्लेस ऑफ संगमेश्वर, संगमेश्वर के स्थान पर वो संभाजी को गिरफ्तार करता है और हत्या कर देता है। अब संभाजी की पत्नी और पुत्र, इन दोनों को मुगल कैद में डाल दिया जाता है। क्लियर? इससे क्या होगा? सतारा की गद्दी खाली हो गई। और जब सतारा की गद्दी खाली हो गई, एक दूसरा व्यक्ति झंडा उठाएगा, राजा राम। हमने बताया शोहराबाई का पुत्र कौन? राजा राम। अब राजा राम गद्दी पर बैठना चाहेगा तो विद्रोह का झंडा उठाएगा, और जब विद्रोह का झंडा उठाएगा तो अगला शासक क्या है संभाजी के बाद? संभाजी। अगला शासक है राजा राम। राजा राम 1689 टू 1700। क्लियर? अब ये जो है नेतृत्व संभालता है मराठों का। सतारा की गद्दी खाली है, साहू जी संभाजी का पुत्र जिसे अगला राजा होना चाहिए था वो मुगलों की कैद में। राजा राम ने मराठाओं का नेतृत्व संभाला, बहुत सारे सुधार किए, और राजा राम 1689 से 1700 तक 11 साल तक शासन करते हैं। लेकिन 1700 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। राजा राम डाइड इन 1700। 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये जब मरेंगे तो इसकी विधवा पत्नी है ताराबाई। ताराबाई, मां का संघर्ष सदैव अपने पुत्र को समर्पित होता है। जैसे कैकेयी किसके लिए राज्य मांग रही है? भरत के लिए। हालांकि वो राम को भी अपना पुत्र मानती है, लेकिन जब सत्ता संघर्ष की बात आएगी तो सत्ता संघर्ष में याद रखिएगा वो अपने बेटे के पक्ष में पहले तलवार उठाएगी। तो उसका अल्प वयस्क पुत्र है जिसका नाम है शिवाजी द्वितीय, शिवाजी सेकंड। शिवाजी के नाम पर इसका नाम शिवाजी रखती है।
और इसका राज्याभिषेक कर देती है। अब जहां एक तरफ पावर सेंटर है सतारा, वहीं पे उसने एक दूसरी राजधानी की स्थापना की जिसका नाम है कोल्हापुर। अब उसका शासन कहां से चलने लगा? कोल्हापुर। 1700 से 1708 तक कोई दिक्कत नहीं है। शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं और इनका कार्यकाल है 1700 से लेकर के 1708। 1707 में किसकी डेथ हो जाती है? औरंगजेब। अगला शासक कौन बनता है? अगला शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम जब अगला शासक बनता है तो वो देख रहा है क्या, सतारा की गद्दी खाली है, कोल्हापुर से शासन चलाया जा रहा है, और उसकी कैद में कौन कैद है? साहू जी महाराज। साहू जी महाराज उसकी कैद में है। उसने साहू जी को तो छोड़ दिया, कहा जाओ, लेकिन कौन राजा है ये डिक्लेयर नहीं किया। हु बिकेम द रूलर ऑफ मराठाज, ही नेवर डिक्लेयर्ड। उसने कभी घोषणा ही नहीं की। और मराठों के बीच क्या शुरू हो जाएगा? सिविल वॉर, गृह युद्ध। और मराठों के बीच जब गृह युद्ध शुरू होगा तो उस गृह युद्ध का अंजाम दो चीजें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझाते हैं। बस स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको बस इतना बात बताना चाह रहा हूं। अगली क्लास में फिर कवर करूंगा कि कैसे इनका विस्तार होता है और कैसे आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा 1689 से लेकर के फ्रॉम 1689 साहू जी वाज अरेस्टेड इन मुगल कोर्ट। साहू जी मुगल कैद में बंद है। और जब साहू जी मुगल कैद में बंद हैं तो वो कहां से दूर हैं? महाराष्ट्र से, मराठों से, अपनों से। और कहते हैं आंखें जिसे नहीं देखती दिल उसके लिए नहीं रोता। तो लोगों के बीच में इनके संबंध अच्छे नहीं हैं, इनकी पकड़ महाराष्ट्र में अच्छी नहीं है। किसकी अच्छी है? ताराबाई की। ताराबाई के प्रति सहानुभूति भी है। जब आप कमजोर व्यक्ति का साथ देते हैं तो उसकी उपलब्धियों में सदैव हिस्सेदारी भी लेते हैं। ऐसे में साहू जी महाराज की स्थिति महाराष्ट्र में बहुत अच्छी नहीं थी। और साहू जी महाराज कैद से कब छूटते हैं? 1708 फ्रॉम 1708 ही वाज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन ऑफ मुगल कोर्ट। वो मुगलों के कोर्ट से बाहर छोड़ दिए गए हैं। और जब बाहर छोड़ दिए गए हैं तो ऐसे में उनका साथ देने के लिए एक व्यक्ति आता है और यहीं से स्टार्ट होता है डोमिनेंसी ऑफ पेशवाज, पेशवाओं का आधिपत्य। और पहला पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ बिकेम द सर्वाइवर ऑफ, बालाजी विश्वनाथ बिकेम द सर्वाइवर ऑफ साहू जी महाराज। और जब साहू जी महाराज की वो सहायता करते हैं तो गद्दी पर कौन बैठ जाता है? साहू जी महाराज। और जब साहू जी महाराज गद्दी पर बैठ जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज केम आउट? बालाजी विश्वनाथ 1713 में क्या बन जाते हैं? पेशवा। ही बिकेम द पेशवा इन 1713। 1713 में वो पेशवा बन जाते हैं। अब ये करते क्या है इन्हीं के बारे में एक थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। इसी को कहते हैं डोमिनेंसी ऑफ पेशवाज। अब साहू जी महाराज, साहू जी महाराज का कार्यकाल है 1708 से 1749। क्लियर? साहू जी महाराज के बाद पेशवाओं का युग और पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ इनका टाइम पीरियड है 1713 से 1720। अब देखते हैं मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट मुअज्जम। ठीक, इसका कार्यकाल 1708 से लेकर के 1713। फिर जहांदार शाह, जहांदार शाह, और फिर है फारूक शेर।
फारूक शेर। बहादुर शाह प्रथम, इसके कार्यकाल में तो कोई बात ही नहीं थी, उसका जमावड़ा होता है जहांदार शाह के काल में। जहांदार शाह से ये संधि करता है और फारूक शेर से संधि करता है। ठीक है, तो जहांदार शाह फारूक शेर से वो कौन सी संधि करता है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, और ये बताएंगे कि कैसे एक व्यक्ति इतना ताकतवर हो गया। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। हो गया? साहू जी महाराज ने जहांदार शाह जहांदार शाह जहांदार शाह का वजीर कौन? जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान इसके साथ समझौता करता है क्या? चौथ और सरदेशमुखी। सरदेशमुखी वसूलेगा कौन? मुगल, और इसे मराठों को दे देंगे। चौथ एंड सरदेशमुखी विल बी कलेक्टेड बाय मुगल्स एंड इट विल बी हैंडेड ओवर टू मराठास, और ये मराठों को दे दिया जाएगा। इन्होंने क्या किया? जो भी चौथ और सरदेशमुखी मराठों को मिल रही है वो मराठा सरदारों में बांट दिया गया। दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मराठास नोबल, वो मराठा सरदारों के बीच में बांट दिया गया। सरदारों के बीच में बांट दिया गया। यहीं से क्या हो गया? मराठा परिसंघ की नींव पड़ गई। मराठा कन्फेडरेशन वर इस्टेब्लिश्ड हियर। यहीं पे मराठा परिसंघ का, मराठा कन्फेडरेसी का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। वो कौन कौन से हैं? ग्वालियर में सिंधिया, नागपुर में भोसले, बड़ौदा में गायकवाड़, इंदौर में होलकर। ये कन्फेडरेशन बन गया। अब ये आपस में एक साथ होंगे जब भी मुसीबत आएगी, और जब ये आपस में एक साथ होंगे तो याद रखिएगा कि मराठा संघ की नींव कौन डाल रहा है? मराठा संघ की नींव डाल रहा है बालाजी विश्वनाथ। और इसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसके बाद मराठा संघ में पेशवा का पद वंशानुगत हो जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो पेशवा को चैलेंज दे सके। ये किसके बल पर? पैसे के बल पर। और यही समझौता उसने फारूक शेर के साथ किया, मराठा स्वराज्य को मान्यता दे दी। 1719 ट्रीटी विद मराठा, और ये सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधुओं के साथ उन्होंने मराठा संधि की, और मराठा संधि के माध्यम से इन्होंने मराठा स्वराज्य को मान्यता दे दी। मान्यता दे दी, ये है ताकत। और जब मराठा स्वराज्य को मान्यता दे दी तो यहां शिवाजी का सपना पूरा हुआ। ठीक है, ताकत के दम पर ही साम्राज्य पर कब्जा किया जा सकता है, और ताकत आती है पैसे से, और पैसा आता है सेना के दम पर। यह बात किसने सिद्ध किया है? बालाजी विश्वनाथ ने। और बाद में इसी बात को और कौन प्रमाणित करेगा? चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। जैसे मराठा युग का नेपोलियन कहा जाएगा, उसका नाम है बाजीराव फर्स्ट। इसे हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।